द्रौपदी मुर्मू मैडम का बहुत स्नेह के साथ स्वागत करते हैं मंच से। स्वागत है महोदया। चलिए हम चलते हैं जल थल नभ की सेनाएं और हम सबके लहू में, और हमारे बीच में उपस्थित मुंबई पुलिस के, हम सबके रक्षक मुंबई पुलिस के इन सभी सेनानियों के साथ इनके लहू में बहते हुए उस गान राष्ट्रगान की ओर। दादा स्वागत है। भारत माता की। आप सभी का बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगान एवं राज्य गीत के बाद मैं पुनः हमारी राष्ट्रपति महोदया का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। प्रणाम। महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति माननीय डॉक्टर नीलम गोरे मैडम जी से अनुरोध है कि आज के कार्यक्रम के प्रारंभिक वक्तव्य हेतु डाइस पर पधारें और अपना वक्तव्य प्रदान करें, और हम सभी हमारी करतल ध्वनि के साथ आदरणीय मैडम गोरे जी का स्वागत करेंगे। स्वागत मैडम। छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, राजर्षी शाहू छत्रपती आणि व्यासपीठावर निमंत्रित आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा, भारतवर्ष की राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, महाराष्ट्र के राज्यपाल जी श्रीमान CP राधाकृष्णन जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे, उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस, माननीय अजित पवार, विधानसभा के अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री नरहरी झिरवाल जी, श्री चंद्रकांत दादा पाटिल संसदीय कार्यमंत्री, विधान परिषद विपक्षी नेता श्री अंबादास दानवे, इस ऐतिहासिक अवसर में आपका सबका अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी समारोह के अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया है। महाराष्ट्र विधानसभा के अमृत महोत्सव के निमित्त ग्रंथखंडों का प्रकाशन समारोह था।
उस समारोह में देश की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल ने इसी तरह उपस्थित रहकर हमारा हौसला बढ़ाया था। सर, मैं तो ज़रूर यहाँ जिक्र करना चाहूँगी कि आप एक महिला होने के नाते से, दृष्टि से आपको बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि आपने हमेशा अपना सर ऊंचा रखा और सभी बाधाओं को पार किया है। मैडम, आपके जीवन के हर चरण में चुनौतियों का धैर्य से सामना किया, प्रभावी काम करके दिखाया। ओडिशा के एक मंत्री के रूप में, झारखंड के राज्यपाल के रूप में और एक आदर्श माँ के रूप में आपने भरपूर प्रशंसा अर्जित की है। मुझे तो याद आता है वो श्लोक, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप राष्ट्र के पिता है और माँ भी है, इसीलिए मैं खास आपको वंदन करती हूँ और शुभकामना देती हूँ। बहुत शुक्रिया देती हूँ कि इस सदन में, हमारे विधानमंडल में आप पहले बार पधारे हैं। इस समारोह के बारे में ये कहना चाहूँगी कि 4 विधान परिषद के 100 साल का यात्रा या उत्सव आज हम मना रहे हैं और 4 खंडों में इनको शब्दबद्ध करने की योजना बनाई है। और ये बनाने में हमारे विधायकों के साथ और हमारे विधानमंडल के प्रशासन के साथ साथ बहुत जो पत्रकार भाई बहन हैं, उनमें से 11 लोगों ने हमें खास करके सहयोग दिया है। और मैं इसमें ज़रूर कहूँगी कि एक विशेष बात है कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी ने द्विसदनीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पाने के बारे में संविधान की जो सभा की कई बैठकें हुई, इसमें अपने विचार व्यक्त किए थे। इस चर्चा का पूर्ण विवरण आपके कमलों द्वारा प्रकाशन होने वाला है। उसमें भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार जो है वो उसमें सब साथ में है। इस शताब्दी समारोह में हमने एक दूसरे से अपने अनुभव किए। उसी के साथ साथ नागपुर में जो हमारा अधिवेशन होता है उसमें भी पत्रकारों के क्या अनुभव रहे, इसके बारे में हम लोगों ने शीतकालीन सत्र के योगदान के बारे में सम्मेलन आयोजित किया था। और नागपुर महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है, इसके लिए नागपुर अधिवेशन का भी प्रतिबिंब इस सब काम में ज़रूर आया है। इसी के साथ साथ ये द्विसदनीय प्रणाली जो है विधानसभा और परिषद, वो 6 राज्यों में ही है भारत में। और इसमें मैं बहुत अभिमान के साथ कहूँगी कि इसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक विधान परिषद के सदस्य थे, माननीय गोपाल कृष्ण गोखले जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, वो उसमें सदस्य के हैसियत से उन्होंने तो काम किया है। इसके साथ साथ वीस पागे साहब, जो 50 साल पहले उनको दोनों पक्षों ने समर्थन दिया था। और जो EGS जो है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो हर जगह से गरीब लोगों को रोजगार देने का काम करती है, वो महाराष्ट्र का योगदान है और पूरे हिंदुस्तान में उसको स्वीकारा गया है। इसके लिए जो 3 ग्रंथ करने का जो काम है, उसमें विधान परिषद में जो डिबेट्स हो गए, उसी के साथ साथ जो विधेयक पास हुए और जो प्रस्ताव खास करके विधान परिषद में हुए, 100 साल में 100 भाषण खास करके कौन से हुए, इसके बारे में और तो 3 किताबें होने वाली है। विधान परिषद में क्या होता है, कई बार लोगों को सभा मालूम रहती है, परिषद मालूम नहीं रहती है। कई लोग पूछते हैं परिषद में क्या हुआ। अभी हमारे स्टेज पर उपस्थित मंत्री महोदय जो है, मुख्यमंत्री जो है, वो सब जानते हैं, क्योंकि परिषद में हमेशा आकर उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब है, शिंदे साहब है आकर, अजीत दादा है, सभी हमारे मंत्रीगण आके बहुत उनको जवाब देने पड़ते हैं। इसके लिए परिषद में मैं कहूँगी कि कैपिटेशन फीस का विनियमन विधेयक, रोजगार गारंटी योजना, जल संरक्षण, सूचना का अधिकार, झुग्गी का विकास कार्यक्रम, परियोजना के साथ जो लोगों का पुनर्वसन करना जरूरी होता है, एकाधिकार कपास खरीद योजना, राज्य महिला आयोग, देवदासी संरक्षण, कृषि भूमि किराएदारी, पंचायत राज, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट से जो छोटी बच्चियों की जिंदगी ली जाती है, उसके खिलाफ में रेगुलेशन और कानून पास करना, स्कूल या कॉलेज में जो रैगिंग होता है उसके बारे में कानून पास करना, अल्पसंख्यकों के लिए आयोग और डांस बार के खिलाफ में भी कानून होने का काम विधान परिषद में भी हुआ है। और गौसेवा आयोग और स्कूल में मराठी पढ़ाई हो, अनिवार्य हो, इसके बारे में अग्रेषित करने का, उसके लिए नेतृत्व करने का काम विधान परिषद में विधानसभा के साथ में हुआ है। हमारे जो हस्तियां हैं उसमें जयंतराव तिलक, मोरारजी भाई देसाई, वीस पागे, दत्ता ताम्हाणे, ND पाटील, प्रमोदजी नवलकर, RS गवई, शरदजी पवार, SB चव्हाण, शंकररावजी चव्हाण, राम कापसे, BT देशमुख, पांडुरंग फुंडकर, नासफ फरांदे, शिवाजीराव देशमुख, रामराजे निंबालकर, सुशील कुमार शिंदे तथा RR पाटिल, देवेंद्र फडणवीस और अजीत जी पवार, ये हमारे विधान परिषद के विधानसभा के मंत्री होने की हैसियत से विधान परिषद के भी नेता
होने से उन्होंने काम किया है। अरुण गुजराती जी सामने मेरे उपस्थित है। विलासराव देशमुख जी अभी नहीं रहे। नितिन गडकरी भी विधान परिषद में विपक्ष के नेता होने के रिश्ते से उन्होंने काम किया है। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि इसमें पुणे में भी काउंसिल हॉल में 40 सत्र अभी तक हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ एक हमेशा कहा जाता है SDGs के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, कि नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तो मैडम, आप जो काम कर रही है, हालांकि 3 दिन पहले आपने जो भाषण किया और महिला और बालिकाओं के सम्मान के बारे में जो आपने भाषण किया, इसके लिए आपका भावना जो व्यक्त की, इसीलिए मुझे ज़रूर ऐसे लगता है कि हमारे दिल को वो छू गया है और हम आपका बहुत बहुत इसके बारे में आपको समर्थन करते हैं और अभिनंदन करते हैं। इंसानियत की सारी हदें पार हो गई होगी, हैवानियत भी शर्म से तार तार हो गई होंगी, सांसें भी की रूही अवरुद्ध भी फिर भी लड़ी, सड़क पे रात में निर्भया अकेली खड़ी। और ये निर्भया अकेली रास्ते पर जो लड़ रही है, उसके लिए ही मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहन को आगे किया है कि अकेली जो बहन है ये निर्भया के साथ में लाडली बहन है। और इसलिए कल आप उदगीर में इसके कार्यक्रम में जाने वाली है, मार्गदर्शन करने वाली है। तो मुझे ज़रूर ऐसे लगता है कि सावित्रीबाई फुले की हम सब बेटियां हैं और उनको भी गर्व होता होगा कि द्रौपदी जी उनकी एक बेटी है। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। थैंक यू। जय भारत। बहुत धन्यवाद मैडम। आपके शब्द, आपकी ऊर्जा, आपकी महिलाओं के प्रति जागृति, कल ही आप कह रही थी कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए। नीलम गोरे मैडम सदा ही तत्पर रहती हैं प्रत्येक कार्य को व्यवस्थित करने के लिए। आज के आपके भाषण के लिए, आपके वक्तव्य के लिए बहुत धन्यवाद मैडम। विमोचित होने वाले ग्रंथ के बारे में भी हमें जानकारी मिली। अब मैं चलना चाहूंगी उस खूबसूरत सी महिला की ओर जिन्होंने अपने जीवन में बहुत 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 बड़े बड़े संघर्ष किए हैं। एक संथाल परिवार से हैं, जनजातीय विभाग से हैं, वहां से उठना, शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा ग्रहण करने के बाद कई सारे लोगों को शिक्षा देना, कई सारे बच्चों को शिक्षित करना और स्वयं के जैसे बनने के लिए प्रेरित करना। आज जो बच्चे आपसे पढ़े होंगे वो ये जरूर देखते होंगे कि जब हमारी शिक्षिका राष्ट्रपति जी बन सकती हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते, ये भाव उनके मन में आता होगा। महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी जैसी नदियों के तट पर आप खेलकर उड़ीसा राज्य से सजग प्रहरी बनकर भारत माता की सेवा के लिए अग्रेसित हुई हैं मैडम। आपके लिए ये पंक्तियां कल रात लिखी कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद कागज कभी कोरे नहीं रहते। पारिवारिक पृष्ठभूमि पर सदा लड़ती रही। मैं वह पृष्ठभूमि यहां जाहिर नहीं करना चाहती, लेकिन लड़ते लड़ते जीती और जीतते जीतते इस तरह आगे बढ़ी जहां पर शहर की महिला भी उठकर खड़े होने में थोड़ा संकोच करती है, वहां पर एक छोटे से गांव से पधारी हुई एक बेटी अपनी भारत माता की सेवा के लिए अडिग अचल खड़ी हो गई। मैं ये पंक्तियां और आपको सौंपना चाहती हूं। इस बड़े लोकतंत्र की मैं आपको मां कहती हूं क्योंकि आप ही सबसे बड़ी हैं आज हमारे लिए, हमारे देश के प्रत्येक बच्चे के लिए। आंधियों में भी अगर जलता हुआ दिया कहीं आपको मिल जाए, आंधियों में भी अगर जलता हुआ दिया कहीं आपको मिल जाए तो उससे पूछ लेना, आपका पता मिल जाएगा। माननीय, हम आपका सम्मान करने के लिए हृदय से आतुर हैं। इसके लिए मैं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष माननीय एडवोकेट श्री राहुल नार्वेकर जी से अनुरोध करती हूँ और साथ ही माननीय उपसभापति महोदया डॉक्टर नीलम गोरे जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप दोनों पधारें और हम सबकी प्रेममय व्यवहार में हमारी तालियों की गड़गड़ाहट उन तक पहुंचती रहे। आपको स्मृति चिन्ह दिया गया। द्रौपदी मां, आपके लिए ये साड़ी दी जा रही है। ये साड़ी भारत के महाराष्ट्र राज्य की शान है, पैठणी है ये। इसे बनाने के लिए एक तंतु को अपने हाथों से सजाया जाता है और इस तंतु के बाद ये साड़ी खूबसूरत सी निखर कर आती है। इसे विशेष रूप से आदरणीय नीलम गोरे मैडम ने आपके लिए बनवाया है। बहुत धन्यवाद मैडम। मैं अभी हमारे महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी,
श्री एकनाथ शिंदे जी से अनुरोध करूंगी कि वह पहुंचे सम्मान की ओर। हमारी ओर से शॉल और दी जा रही है पूरे भारत के गौरव राजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को भी उनके हाथों में सौंपा जा रहा है। ये पैठणी साड़ी या कोई भी वस्त्र हमारे देश की शान है, क्योंकि हमारा देश इन्हीं वस्त्रों को बेच बेच कर सोने की गिनियां लाता रहा और पूरी दुनिया में जीतता रहा। बहुत स्वागत है पुनः मैडम आपका। अब हमारे समक्ष मंचासीन व्यक्तित्व हैं, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, एक छोटी सी याद उन्हें भेंट करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगी माननीय विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट श्री राहुल नार्वेकर जी से कि वह हमारे राज्य के राज्यपाल महोदय माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी के समक्ष पहुंचे और हमारा यह स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट करें। माननीय उपसभापति महोदया डॉक्टर नीलम गोरे मैडम से अनुरोध है महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री एकनाथ शिंदे जी की ओर पहुंचे और उन्हें हमारा स्मृति चिन्ह भेंट करें। पुनः माननीय विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट श्री राहुल नार्वेकर जी से अनुरोध है महाराष्ट्र राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री देवेंद्र फडणवीस जी की ओर पहुंचे, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर हमारी याद दें। मैं माननीय उपसभापति महोदया डॉक्टर नीलम गोरे मैडम जी से पुनः अनुरोध करूंगी महाराष्ट्र राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री अजित पवार जी की ओर पहुंचे और उन्हें सम्मान स्मृति चिन्ह भेंट करें। पुनः अनुरोध करूंगी माननीय विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट श्री राहुल नार्वेकर जी से माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री चंद्रकांत पाटिल जी का वह स्मृति चिन्ह के साथ सम्मान करें। माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष श्री नरहरि झिरवा जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी महाराष्ट्र के विपक्ष के विधान परिषद के श्री अंबादास जी दानवे यहां पर उपस्थित हैं। अंबादास जी दानवे जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। आप सभी का बहुत धन्यवाद। किताबें जो जीवन में सदा शक्ति देती हैं, वैसे ही एक ग्रंथ का अनावरण आज हम करने वाले हैं। ग्रंथ का नाम है वरिष्ठ सदन की आवश्यकता एवं महत्व। मैं मंचासीन सभी गणमान्यों से अनुरोध करूंगी कि आप सभी के हाथों यह ग्रंथ का अनावरण हो और सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगी हमारी राष्ट्रपति महोदया श्री द्रौपदी मुर्मू जी से कि सर्वप्रथम आपके हाथों उस ग्रंथ का अनावरण हो और वह ग्रंथ हम सभी तक पहुंचे। हम हमारी तालियों की गूंज के साथ ग्रंथ का स्वागत कर सकते हैं। ग्रंथ का नाम है वरिष्ठ सदन की आवश्यकता एवं महत्व। आदरणीय राष्ट्रपति जी, मैं बताना चाहती हूं कि इस संदर्भ संपन्न ग्रंथ की श्रृंखला के निर्माण के लिए विसापागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र द्वारा वरिष्ठ पत्रकारों के संपादक मंडल का चयन किया गया था। विधानमंडल के सचिव श्री जितेंद्र भोड़े साहब, विसापागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र के संचालक श्री नीलेश मदाने जी, मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं, और सभी अधिकारीगण और ग्रंथालय के सहयोग से इन 3 ग्रंथों का निर्माण अभी प्रगति पर है और इसमें विशेष सहयोग ग्रंथ का संकलन और संपादन किया है श्री किशोर आप्टे जी, श्रीमती शीतल करदेकर जी। आप दोनों के द्वारा इस ग्रंथ की संरचना की गई है और इस 5000 पृष्ठ संख्या वाले प्रभावी दस्तावेज को 4 अलग अलग ग्रंथों के रूप में पाठकों के हाथों तक पहुंचाने का दायित्व कई पत्रकार मित्रों ने लिया है, जिनमें से श्री योगेश त्रिवेदी जी, श्री विलास मुकादम जी, श्री दिनेश गुणे जी, श्री उदयतान पाठक जी, श्री संजय जोग जी शामिल हैं।
आप सभी के लिए आपकी ओर से आशीर्वाद मिले मैडम। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया आदरणीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी के हस्ते इस शताब्दी समारोह में कुछ उत्कृष्ट संसद पटु यानी उत्कृष्ट विधायक एवं उत्कृष्ट भाषण सम्मान हमारे सम्मानीय सदस्यों को आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी के द्वारा दिया जाएगा। हम सम्मान श्रृंखला का आरंभ करते हैं। सन 2018-2019 उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद मंच पर ही उपस्थित हैं डॉक्टर श्रीमती नीलम गोरे मैडम। मेरा अनुरोध होगा उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद श्री निरंजन डावखरे जी से कि वह स्थान तक पहुंचे। आदरणीय डॉक्टर नीलम गोरे मैडम जी के सम्मान के बाद मैं अनुरोध करूंगी उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद श्री निरंजन डावखरे जी से कि वह पहुंचें और अपना सम्मान ग्रहण करें। और इसी श्रृंखला में मंच के पास पहुंचे उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा श्री विजय उर्फ बाड़ा साहिब थोरात जी। श्री निरंजन डावखरे जी सम्मान लेते हुए बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगी उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा श्री विजय उर्फ बाड़ा साहिब थोरात जी से कि वह पहुंचे और अपना सम्मान ग्रहण करें। और इसी श्रृंखला में तैयार रहें उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा डॉक्टर संजय कुटे जी। श्री विजय उर्फ बाड़ा साहिब थोरात जी सम्मान ग्रहण करते हुए श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा डॉक्टर संजय कुटे जी। और इसके बाद मैं अनुरोध करूंगी उत्कृष्ट भाषण के लिए विधान परिषद से श्रीमती हुस्न बानो खलीफे मैडम को। अभी सम्मान लेने के लिए आगे जाती हुई उत्कृष्ट भाषण के लिए विधान परिषद से श्रीमती हुस्न बानो खलीफे मैडम। अब मैं अनुरोध करूंगी उत्कृष्ट भाषण के लिए विधान परिषद से श्री सुजीत सिंह ठाकुर सर से कि वो मंच के समक्ष पहुंचे, मंच पर पहुंचे। और अनुरोध करूंगी अगले व्यक्तित्व उत्कृष्ट भाषण के लिए विधानसभा से श्री नरहरि झिरवाड़ सर जो कि डाइस पर उपस्थित हैं। मंच की ओर आते हुए श्री सुजीत सिंह ठाकुर सर विधान परिषद उत्कृष्ट भाषण हेतु। श्री नरहरि झिरवाड़ जी अपना सम्मान लेंगे इनके बाद में। तो मैं अनुरोध करूंगी उत्कृष्ट भाषण हेतु विधानसभा से श्री नरहरि झिरवाड़ सर। और इसके बाद उत्कृष्ट भाषण के लिए विधानसभा से तैयार रहेंगे श्री पराग अड़वणी सर। उत्कृष्ट भाषण के लिए विधानसभा से श्री पराग अड़वणी सर मंच पर पहुंचते हुए उसके बाद मैं अनुरोध करूंगी सन 2019 और 2020 के लिए और 2020 के लिए उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद से श्री सतीश चौहान सर। श्री सतीश चौहान सर पधारे मंच पर। अगले सम्मान के लिए मैं अनुरोध करूंगी कि वह मंच के समक्ष पहुंचे उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद आर्किटेक्ट अनंत गाडगीड़ सर। श्री सतीश चौहान सर सम्मान लेते हुए हमारी तालियों की गूंज अगर अच्छे से पहुंचती रहे तो बहुत खुशी होगी। आदरणीय उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद आर्किटेक्ट अनंत गाडगीड़ सर सम्मान लेते हुए उसके बाद मैं अनुरोध करूंगी उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा श्री प्रकाश आबिटकर सर से मैं अनुरोध करूंगी कि वो मंच के समक्ष पहुंचे।
मंच पर पहुंचे। मंच पर पहुंचे उत्कृष्ट भाषण के लिए विधान परिषद से श्री श्रीकांत देशपांडे जी। श्री श्रीकांत देशपांडे जी सम्मान लेते हुए और इसके बाद मंच पर आएंगे उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा श्री प्रकाश आबिटकर सर। पधारे सर। उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा एडवोकेट आशीष शेरार सर से अनुरोध है कि वह मंच के समक्ष पहुंचे। श्री प्रकाश आबिटकर सर सम्मान लेते हुए। अनुरोध है उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा एडवोकेट आशीष शेरार सर। उत्कृष्ट भाषण के लिए विधान परिषद से श्री राम हरि रूपनवर से अनुरोध है कि वो मंच के समक्ष पहुंचे। इसी क्रम में उत्कृष्ट भाषण के लिए विधानसभा से श्री सुनील प्रभु जी से अनुरोध है कि वो मंच पर पहुंचे और इसके पश्चात तैयार रहेंगे उत्कृष्ट भाषण के लिए विधानसभा से श्री दिलीप मोहिते पाटिल जी। यह श्रृंखला 2019-2020 के बाद 2020-2021 की ओर बढ़ रही है। 2020-2021 सन में उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद श्री प्रवीण दरेकर साहब, मैं अनुरोध करूंगी श्री दिलीप मोहिते पाटिल साहब सम्मान ले रहे हैं। अब मंच की ओर बढ़ रहे हैं उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद श्री प्रवीण दरेकर साहब। इसके बाद अनुरोध होगा उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद एक सम्मान दे रही है स्वर्गीय विनायक मेटे साहब को, और यह सम्मान लेने के लिए उनकी पत्नी श्रीमती ज्योति मेटे जी मंच की ओर पधार रही हैं। उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद स्वर्गीय विनायक मेटे जी का सम्मान लेती हुई उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योति मेटे जी। इसी तारतम्य में अनुरोध होगा उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा श्री अमित साटम जी से कि वो मंच पर पहुंचे। स्वागत है उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा श्री अमित साटम जी। उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा एडवोकेट आशीष जायसवाल जी से अनुरोध है कि वह भी मंच की ओर पहुंचे। अभी सम्मान लेते हुए उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा श्री अमित साटम जी मंच की ओर बढ़े। उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा एडवोकेट आशीष जायसवाल जी, और इसके बाद तैयार रहेंगी उत्कृष्ट भाषण के लिए विधान परिषद से डॉक्टर श्रीमती मनीषा कायदे जी। एडवोकेट आशीष जायसवाल जी के बाद मंच पर पहुंचेंगी डॉक्टर श्रीमती मनीषा कायदे जी। पधारिएगा मैम। अब हमारे बीच में तैयार रहेंगे उत्कृष्ट भाषण के लिए विधान परिषद से श्री बाड़ाराम पाटिल साहेब। मंच पर अनुरोध है उत्कृष्ट भाषण के लिए विधान परिषद श्री बाड़ाराम पाटिल साहेब का, और अगले सम्मान के लिए तैयार रहेंगे उत्कृष्ट भाषण के लिए विधानसभा से श्री प्रताप सरनाइक साहब। हम तालियों की गूंज के साथ अभिनंदन करेंगे। उत्कृष्ट भाषण के लिए मंच की ओर पधारते हुए उत्कृष्ट भाषण के लिए विधानसभा से श्री प्रताप सरनाइक साहब तैयार रहेंगे। उत्कृष्ट भाषण के लिए विधानसभा से श्री प्रकाश सोळंके सर।
अभी तक हम सम्मान दे रहे थे सन 2020-2021 के लिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं सन 2021 और 2022 के लिए। 2020-2021 में उत्कृष्ट भाषण विधानसभा के लिए श्री प्रकाश षोडंके जी सम्मान लेते हुए, और 2021-2022 के लिए मैं अनुरोध करना चाहती हूँ उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद श्री अनिकेत तटकरे जी से कि वो मंच पर पहुंचे और अपना सम्मान ग्रहण करें और तैयार रहें उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद के लिए श्री सदाशिव खोत जी। उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद श्री अनिकेत तटकरे जी से अनुरोध है कि मंच पर पधारें और अपना सम्मान ग्रहण करें। उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद श्री सदाशिव खोत जी से अनुरोध है कि वह मंच पर पधारें और अपना सम्मान ग्रहण करें। मंच की ओर आने के लिए तैयार हैं उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा श्री संजय शिरसाट जी। अनुरोध है कि वह मंच की ओर पधारें। प्रत्येक जी 2021-2022 के लिए उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा श्री प्रशांत बम जी से मैं अनुरोध करती हूं कि वह मंच की ओर पधारें। और अभी सन 2021-2022 के लिए सम्मान ग्रहण कर रहे हैं उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा श्री संजय शिरसाट जी। उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा के लिए सन 2021-2022 के लिए श्री प्रशांत बम जी। और अगले तैयार रहेंगे उत्कृष्ट भाषण के लिए विधान परिषद से श्री गोपी किशन बाजोरिया जी सन 2021-2022 के लिए। अनुरोध है उत्कृष्ट भाषण के लिए विधान परिषद से श्री गोपी किशन बाजोरिया जी सन 2021-2022 के लिए अपना सम्मान लें। और इसी सन 2021-2022 के लिए उत्कृष्ट भाषण के लिए विधान परिषद से श्री विक्रम काळे सर से मैं अनुरोध करती हूं कि वो मंच की ओर पधारें। और इसके बाद मंच पर श्री गोपी किशन बाजोरिया जी अपना सम्मान लेते हुए मंच पर पधारे श्री विक्रम काळे साहब। उत्कृष्ट भाषण विधान परिषद 2021-2022 2021-2022 के लिए उत्कृष्ट भाषण के लिए विधानसभा से श्रीमती सरोज अहिरे जी से अनुरोध है कि वो मंच की ओर पधारें। और उनके बाद तैयार रहे उत्कृष्ट भाषण के लिए विधानसभा से श्री सिद्धार्थ शिरोड़े जी। मंच की ओर पधारती हूं उत्कृष्ट भाषण के लिए विधानसभा से श्रीमती सरोज अहिरे जी। सन 2021-2022 उत्कृष्ट भाषण सन 2021-2022 में विधानसभा से श्री सिद्धार्थ शिरोड़े जी। चलिए अब हम अगले सन की ओर बढ़ते हैं सन 2022-2023 के लिए उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद श्री प्रसाद लाड जी से मैं अनुरोध करती हूं कि वह मंच की ओर पधारें। श्री प्रसाद लाड जी। और उनके बाद तैयार रहेंगे उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद श्री महादेव जानकर जी सन 2022-2023 के इस सम्मान हेतु मंच पर आते हुए श्री प्रसाद लाड जी सन 2022-2023 में उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद का यह सम्मान लेते हुए मंच की ओर पधार रहे हैं उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद के सन 2022-2023 के सम्मान को लेने के लिए श्री महादेव जानकर जी। और तैयार रहेंगे उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा सन 2022-2023 के सम्मान के लिए श्री भरत गोगावले जी। मैं अनुरोध करूंगी श्री भरत गोगावले जी पधारे मंच की ओर। सन 2022-2023 में श्री भरत गोगावले जी के बाद उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा के लिए श्री चेतन तुपे जी से अनुरोध है कि वह मंच की ओर पधारें। मंच पर सम्मान लेते हुए श्री भरत गोगावले जी। श्री चेतन तुपे जी सन 2022-2023 के लिए उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा का सम्मान लेने के लिए मंच की ओर आते हुए अनुरोध करूंगी उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा श्री समीर कुणावार जी से कि वो मंच की ओर पधारें। श्री चेतन तुपे जी के लिए बहुत बहुत बधाइयां। मैं मंच से अनुरोध करूंगी कि मंच पर पधारे उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा श्री समीर कुणावार जी। और उसके बाद तैयार रहेंगे उत्कृष्ट भाषण के लिए विधान परिषद से श्री अब्दुल्ला खान दुर्रानी साहब।
उत्कृष्ट भाषण के लिए विधान परिषद से श्री अब्दुल्ला खान दुर्रानी साहब मंच की ओर पधारे और तैयार रहे उत्कृष्ट भाषण के लिए विधान परिषद से सन 2022-2023 के लिए डॉक्टर श्रीमती प्रज्ञा सातव जी। उत्कृष्ट भाषण के लिए सन 2022-2023 से विधान परिषद से डॉक्टर श्रीमती प्रज्ञा सातव जी से अनुरोध है कि मंच की ओर पधारे। उत्कृष्ट भाषण के लिए विधान सभा से सन 2022-2023 के लिए श्रीमती यामिनी यशवंत जाधव जी से अनुरोध है कि वो मंच की ओर पधारें। डॉक्टर श्रीमती प्रज्ञा सातव जी सम्मान लेती हुई श्रीमती यामिनी यशवंत जाधव जी के बाद तैयार रहेंगे श्री अभिमन्यु पवार जी। मैं अनुरोध करूंगी मंच की ओर आ जाए। मंच पर सन 2022-2023 के लिए उत्कृष्ट भाषण विधानसभा का सम्मान लेती हुई श्रीमती यामिनी यशवंत जाधव जी और उसके बाद मंच पर पधारेंगे सन 2022-2023 के लिए उत्कृष्ट भाषण विधानसभा का सम्मान लेने के लिए श्री अभिमन्यु पवार जी। अब हम पहुंचेंगे सन 2023-2024 के लिए उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद सन 2023-2024 के लिए सम्मान लेने के लिए मंच पर पधारेंगे श्री अमोल मिटकरी साहब। तैयार रहेंगे उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद श्री गोपीचंद पडलकर साहब। मंच की ओर बढ़ते हुए उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद सन 2023-2024 का सम्मान लेने के लिए श्री अमोल मिटकरी जी। उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद सन 2023-2024 के लिए श्री रमेश दादा पाटिल साहब से अनुरोध है कि मंच की ओर पधारें और मंच पर प्रस्थान करें। उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद सन 2023-2024 का सम्मान लेने के लिए श्री गोपीचंद पडलकर साहब। श्री रमेश बोरनारे सर से अनुरोध है कि वो मंच की ओर पधारें। मंच की और सम्मान लेने के लिए पहुंचे उत्कृष्ट संसद पटु विधान परिषद श्री रमेश दादा पाटिल साहब। अनुरोध करूंगी उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा 2023-2024 का सम्मान लेने के लिए श्री अमीन पटेल सर से कि वो मंच की ओर पधारे और मंच तक पहुंचे श्री रमेश बोरनारे साहब उत्कृष्ट संसद पटु 2023-2024 विधानसभा का सम्मान लेने के लिए। एक अनुरोध उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा का सम्मान लेने के लिए श्री राम सातपुते सर से अनुरोध है कि मंच की तरफ पधारें और अभी सम्मान लेने के लिए मंच पर पहुंच रहे हैं सन 2023-2024 के लिए उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा श्री अमीन पटेल साहब। उत्कृष्ट संसद पटु विधानसभा सन 2023-2024 का सम्मान लेने के लिए श्री राम सातपुते जी मंच की ओर पधारें। अगला नाम भाषण के लिए उत्कृष्ट भाषण विधान परिषद श्री आमशिया पाडवी जी से मैं अनुरोध करती हूं कि वो मंच की ओर पधारें। सन 2023-2024 उत्कृष्ट भाषण विधान परिषद के लिए श्री श्रीकांत भारतीय जी से भी अनुरोध करूंगी कि वो मंच के पास पहुंचे। अभी मंच पर सम्मान लेने के लिए पहुंच रहे हैं उत्कृष्ट भाषण सन 2023-2024 के लिए विधान परिषद से श्री आमशिया पाडवी सर। एक अनुरोध होगा उत्कृष्ट भाषण विधान परिषद 2023-2024 का सम्मान लेने के लिए श्री सुनील शिंदे जी से कि वह अभी मंच के पास पहुंचे। अभी मंच पर उत्कृष्ट भाषण के लिए विधान परिषद से 2023-2024 का सम्मान लेने के लिए श्री श्रीकांत भारतीय साहब मंच की ओर पहुंचे। इसके बाद उत्कृष्ट भाषण के लिए विधानसभा श्री कुणाल पाटिल जी से अनुरोध है कि वह भी मंच के पास पहुंचे। उत्कृष्ट भाषण 2023-2024 विधान परिषद से सम्मान लेने के लिए पहुंचेंगे श्री सुनील शिंदे जी। श्री सुनील शिंदे जी मंच की ओर पहुंचे और अपना सम्मान ग्रहण करें। उत्कृष्ट भाषण विधान परिषद 2023-2024 श्री सुनील शिंदे जी। उत्कृष्ट भाषण विधानसभा के लिए मंच पर पहुंचे श्री
कुणाल पाटिल साहब, मैं अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर पधारें और तैयार रहें उत्कृष्ट भाषण विधानसभा के लिए श्रीमती श्वेता महाले जी। मंच पर सम्मान लेते हुए सन 2023-2024 उत्कृष्ट भाषण विधानसभा श्री कुणाल पाटिल साहब। उत्कृष्ट भाषण विधानसभा के लिए श्रीमती श्वेता महाले जी से अनुरोध है मंच पर पहुंचे और अपना सम्मान, अपना उपहार ग्रहण करें। मैं अनुरोध करूंगी उत्कृष्ट भाषण के लिए विधानसभा से श्री प्राजक्त तनपुरे साहब से कि वो मंच की ओर पधारें और सन 2023-2024 में उत्कृष्ट भाषण विधानसभा का यह सम्मान ग्रहण करें। हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे उत्कृष्ट भाषण विधानसभा श्री प्राजक्त तनपुरे सन 2023-2024 का सम्मान लेते हुए। दोनों सदनों के सभी विधायकों का पुनः अभिनंदन। यहां पर यह सम्मान समाप्त होता है। आपको, आपके मतदाताओं को, सभी को बहुत बहुत बधाई और हम सबकी ओर से एक बार पुनः तालियों की गूंज के साथ इन सभी का अभिनंदन। उच्च शिक्षित व्यक्तित्व एवं महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के अध्यक्ष माननीय एडवोकेट श्री राहुल नार्वेकर जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वह डाइस पर पधारें और अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर गति प्रदान करें। हम हमारी तालियों की गूंज के साथ श्री राहुल नार्वेकर जी का अभिनंदन करेंगे। नमस्कार। आज के इस महाराष्ट्र विधिमंडल के विधान परिषद के शतक पूर्ति हेतु कार्यक्रम में उपस्थित भारत की आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राज्य के राज्यपाल श्रीमान सीपी राधाकृष्णन जी, राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, राज्य के आदरणीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय उपमुख्यमंत्री जी श्री अजित पवार जी, महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति डॉक्टर नीलम गोरे, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा श्री नरहरी झिरवळ, माननीय मंत्री श्री चंद्रकांत दादा पाटिल, माननीय विरोधी पक्ष नेता विधान परिषद श्री अंबादास दानवे जी, इस सभागृह में उपस्थित केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे जी, उपस्थित सर्व मंत्रीगण, विधायकगण, संसदगण और मान्यवर। Madam, I feel uniquely privileged to greet you to the land of Saint Jnaneshwar, Chhatrapati Shivaji Maharaj, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, Gopal Krishna Gokhale, Mahatma Jyotiba Phule, and Dr. Baba Saheb Ambedkar, who are towers of inspiration and devotion for all times to come. Maharashtra has emerged as the leading state of India on the democratic foundation laid by such eminent personalities. Progressive thinking and quest for social justice have remained the focus of Maharashtra's determined march towards becoming a $1 trillion economy. Maharashtra occupies a place of pride in our motherland. Your presence today is one more feather in its laurels. Maharashtra legislature, earlier known as Bombay legislature, has seen the rise of many outstanding parliamentarians of India. On this occasion, I remember Sri Morarji Desai, our former Prime Minister. He was a member of the legislature and Chief Minister of Bombay State. His successor, Sri Yashwantrao Chauhan, led our Defence Ministry with rare foresight and rose to become Deputy Prime Minister of the country.
Srimati Pratibha Patil, a veteran member of this assembly, became the first Lady President of India. In short, the achievements of this legislature are dazzling. As Speaker of Maharashtra Legislative Assembly, I am happy to participate in today's celebration of centenary of the Maharashtra Legislative Council. As explained by Dr. Neelam Gore, two memorable moments have taken place by your auspicious hands. While the publication on necessity and importance of the upper house will prove to be a precious documentation, the felicitation by you of outstanding parliamentarians will serve as a guiding light for the members present and future to contribute more significantly in the House proceedings. Madam President, I feel it necessary to inform you about the highlights of the technological features which we are incorporating in the working of the legislature in Maharashtra. As very rapid changes are occurring in the world of science and technology, we decided that Maharashtra legislature also has to keep pace with it. Lok Sabha Speaker Honorable Shri Om Birla had presided over a conference of presiding officers of India in Mumbai earlier this year. The concept of creating a national information platform of Parliament and legislatures was discussed at the gathering. While many steps have been taken, much more is needed to be accomplished. We are proceeding on that path, adopting artificial intelligence and information technology in the day-to-day working of both houses. Given the direction by our Parliament, the legislative framework in India is poised to accept these challenges and exploit the development potential in its integration with this technology. To embrace AI will become part of our functioning, and as and when we succeed in unifying the country's legislative framework so that the system can operate seamlessly across the nation. We are a nation in which many different cultures, several languages, and regional aspirations exist. They also govern the complexities of India's legislative working. Therefore, the basic task for all of us is to achieve uniformity of approach and generations of the method that is adaptable for every legislature across the country. This will take care of divergence of the various IT systems used by different states. Madam, आपल्याला सांगताना मला अत्यंत अभिमान वाटतो की महाराष्ट्रातला विधिमंडळ हे देशातली सर्वात प्रीमियम लेजिस्लेटिव्ह बॉडी म्हणून ओळखली जाते आणि या विधिमंडळाचं सार्वभौमता आणि ही परंपरा कायम ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रात विधिमंडळातील प्रत्येक सदस्य हा अत्यंत मेहनतीने गेली इतकी वर्ष काम करत आलेला आहे. आज आपण इथे येऊन या राज्यातील अत्यंत चांगली कामगिरी करणाऱ्या विधिमंडळ सदस्यांचा सन्मान केलात त्याबद्दल महाराष्ट्र विधानसभेचा अध्यक्ष म्हणून मी आपले आभार मानतो. येणाऱ्या काळात आपले आशीर्वाद आणि आपलं गायडन्स असंच या विधिमंडळाला प्राप्त होत राहील अशी आशा व्यक्त करतो. खूप खूप धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. गौरव, शौर्य और वीरता से भरा हुआ महाराष्ट्र राज्य और इस राज्य के मुख्यमंत्री महोदय श्री एकनाथ शिंदे जी से अनुरोध है कि वह मंच पर पधारें और अपना वक्तव्य हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें. स्वागत है दादा. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. भवानी. महाराष्ट्र विधान परिषदेचा शतक महोत्सव हा सोहळा इथे संपन्न होतोय आणि या शतक महोत्सव सोहळ्यानिमित्त आपले उत्कृष्ट संसदपटू, उत्कृष्ट वक्ते यांचा गौरव देखील या ठिकाणी झालेला आहे. आणि आजच्या या कार्यक्रमाला खास करून आपल्या आदरणीय राष्ट्रपती
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मॅडम आज इथे उपस्थित आहेत. मी त्यांचं आपल्या सगळ्यांच्या वतीने, महाराष्ट्रातल्या 12.5 कोटी जनतेच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो. आपले महामहिम राज्यपाल CP राधाकृष्णनजी आहेत, आपले लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी आहेत, आपले दुसरे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आहेत, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरजी, विधान परिषद उपसभापती नीलमताई गोरे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, समोर राणेसाहेब आहेत, आठवले साहेब आहेत, गुजराती साहेब आहेत, सर्व आमच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी आहेत आणि उपस्थित ज्यांचा सन्मान झाला ते सर्व गौरवमूर्ती आणि सर्व आमदार बांधव भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, सबसे पहले फिर एक बार मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का तहे दिल से, हृदय से स्वागत करता हूं. श्रीमती मुर्मू जी देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है. उनका संपूर्ण जीवन संघर्षमय रहा है. उन्होंने सभी संघर्ष का निर्भयता से सामना भी किया है. उनका आज यहाँ उपस्थित रहना हम सबके लिए प्रेरणादायी है और ऊर्जामयी है. मैं फिर से एक बार उनका स्वागत करता हूँ. उनको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ. महाराष्ट्र विधान परिषद का शतक महोत्सव वर्ष हम मना रहे. यह सदन देश का सबसे पुराना सदन है. इस भवन को एक गौरवशाली इतिहास भी है, परंपरा है और गरिमा भी है. भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ कही जाने वाली महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक हमारे राज्य विधान परिषद है. इसका हमें गर्व भी है, अभिमान भी है. स्वर्गीय जगन्नाथ शंकर शेठ, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे महान व्यक्तियों के चरण यहाँ लगे हुए हैं. महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी उस वक्त के बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में भी काम किया है. यह हमारे लिए गौरव की बात है, अभिमान की बात है. आज यहाँ पर वरिष्ठ सभागृहाची आवश्यकता आणि महत्व, इस ग्रंथ का विमोचन आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया की ओर हाथों से हुआ है. इस ग्रंथ की प्रस्तावना महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति डॉक्टर नीलमताई गोरे ने बहुत ही ज्ञानवर्धक और सटीक तरीके से लिखी है, इसलिए उनको भी धन्यवाद देना चाहिए. इस ग्रंथ के एडिटोरियल टीम और इस महत्वपूर्ण ग्रंथ से जुड़े सभी मान्यवरों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं. मुख्यमंत्री, मंत्री, MLA, MLC, प्रशासकीय अधिकारी आते जाते रहते हैं, पर ये ग्रंथ कायम रहते हैं और इतिहास का जतन भी करते रहते हैं. यह पुस्तक हमें यह एहसास कराती है कि हम वर्तमान का निर्माण तभी कर सकते हैं जब हम इतिहास को जानेंगे और खुली आंखों से इतिहास का अध्ययन करेंगे, तभी हम वर्तमान का निर्माण कर सकते हैं. मुझे आशा है कि यह ग्रंथ राजनीतिक अभ्यासक, स्टूडेंट सभी के लिए मार्गदर्शक बनेगा. युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बनेगा. वक्ता सत्ताधारी पक्षात असो किंवा विरोधी बाकावर असो, त्याच्या भाषणात सर्वसामान्य माणसाबद्दलची कळकळ असावी लागते. सत्ता संघर्षात अनेकदा उत्तरे द्यावी लागतात, टीका करावी लागते, परंतु वक्ता काय मुद्दे मांडतो, त्याचा हेतू काय, हे देखील महत्त्वाचं असतं. आणि विनाकारण टीका, राजकीय आकसाने चिखलफेक होत असेल तर ते लोकांनाही कळते आणि त्यावरून त्या वक्त्याचा दर्जाही ठरत असतो. सर्व आघाड्यांवर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्यांचा इथे सन्मान होतोय. त्यात भेदभाव नाही. सत्ताधारी आहेत, विरोधी पक्षाचे लोक आहेत, त्यात आमचे बाळासाहेब थोरात पण आहेत. बाळासाहेब भला माणूस आहे, चांगला आहे एकदम. मी नेहमी सांगतो योग्य माणूस आहे, पण चुकीच्या ठिकाणी आहे. आमच्या गंमत आहे,
आमच्या नीलमताई गोरे आहेत, हिरवळ आहेत, धडाडीचे आणि फायर बँड नेते आशिष शेलार आहेत, संजय शिरसाट आहेत, गोपीचंद पडळकर आहेत, 17 भाषांवर प्रभुत्व असलेले आपले महादेव जानकर तेही आहेत, आणि पोटात एक आणि पोटात एक असं न असणारे, म्हणजे बाहेरही ते तसेच बोलतात, सभागृहात ते बोलताना तसेच बोलतात. आमचे भरतशेठ गोगावले पोटात एक पोटात एक. तुमच्यासाठी खूप टाळ्या वाजल्या होत्या मगाशी. नाही ते नाही म्हणून सांगितलं ना, पोटात एक नाहीये. आणि केवळ नावातच नाही तर लोकाभिमुख कामाचाही प्रताप करणारे आमच्या ठाण्याचे प्रताप सरनाईकही आहेत. आणि सदाभाऊ खोत आहे, धडाकेबाज भाषण करणारे. आणि त्याचबरोबर अनेक लोक आहेत, आपले संजय कुटे आहेत, पराग आळवणी आहे, सतीश चव्हाण आहेत, अनंत गाडगीळ आहेत, आबिटकर आहे, शेलार आहेत, श्रीकांत देशपांडे आहेत, आणि सुनील प्रभू पण आहेत. ते येता येता राहिलेले आहेत. दिलीप मोहिते आहेत, प्रवीण दरेकर आहेत, आणि विनायक मेटे साहेबांना देखील आपण हा पुरस्कार दिला आहे. त्यांच्या आपल्या पत्नी त्यांनी तो स्वीकारला. खूप त्यांनी काम केलं, समाजासाठी केलं, पण दुर्दैवाने ते आज आपल्यात नाहीत, परंतु त्यांची आठवण आपल्यासोबत आहे. त्यांनी केलेलं काम कायम आहे. सगळेच लोक आहेत, मी सगळ्यांची नावं घेत नाही. आशिष जयस्वाल, अमित साटम, मनीषाताई, बाराम, प्रकाश सोळंके, तटकरे, अनिकेत आहे, आणि खूप लोक आहेत. मी सगळ्यांची नावं घेत नाही, माफ करा. आणि सगळेच लोक आपले उत्कृष्ट संसदपटू आहेत. आमचे यामिनीताई जाधव, मी मगाशी राष्ट्रपती महोदयांना सांगितलं आपल्याबद्दल, त्याही आहेत. आणि सर्व महिला देखील आहे, सरोजताई आहे, प्रज्ञा सातव आहेत, आणि सर्व जे या सभागृहामध्ये आले त्यांनी चांगलंच काम केलेलं आहे विधान परिषद आणि विधानसभेमध्ये. आणि म्हणून आपला निरंजन समोर आहे, अजात शत्रू असा आपल्या वडिलांचा वारसा जपणारा निरंजन डावकरे पण आहे. मोबाईल त्याच्याकडे देऊ नका कधी. आणि खरं म्हणजे असाध्य आजारावर मात करणारे आमच्या, मी मगाशी म्हणालो, यामिनीताई देखील आहेत. सभागृहात आले की ते जे त्यांच्या मतदारसंघातले प्रश्न ते मांडत असतात. आणि आमचा लाडका एक कुठे गेला तो, सिद्धिविनायकाचा प्रसाद लाभलेला आणि अनेकांकडून आपले लाड करून घेणारे प्रसाद लाड आहे. आणि सगळ्यांचंच नाव घेणं अशक्य आहे, पण या सर्व गौरवमूर्तींचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो. आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के हाथों आज उन्हें सम्मानित किया है, ये खुशी की बात है. मैं उन सभी सदस्य का अभिनंदन करता हूँ. और राष्ट्रपति महोदया के हाथों से सम्मान जब होता है तब हर एक को एक गौरव महसूस होता है. जो किया हुआ काम है उसका चीज़ हुआ, हमारा जो काम है, जो किया हुआ कार्य है, उसे किसी ने तो रजिस्टर किया, किसी ने तो उसकी याद रखी, ये सभी को खुशी होती है. और वो खुशी हमारे सभी लोगों को है यहाँ पर. आणि यहाँ के सदस्य लाखों करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं. सामान्य जनता की जिंदगी से जुड़े सवालों पर यहाँ आवाज़ उठाई जाती है. इसलिए इस सदस्य सदन के में कैसे बर्ताव करते हैं, किन किन सवालों पर सरकार का ध्यान खींचने का काम करते हैं. राज्य की सत्ता में कोई भी हो, उसे इन विधिमंडल की प्रथा, परंपराओं, शिष्टाचार और सभ्यता का पालन करना होता है और सदन की गरिमा को बढ़ाना होता है, कायम रखना होता है. और ऐसी अपेक्षा हम सभी लोगों की होती है. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र में महायुति सरकार के 2 साल पूरे हुए. इस दौरान विधिमंडल दोनों सदनों ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हुए. कई निर्णय तो हमारे उपसभापति महोदय ने कहा है, हमारा हर निर्णय जो है सामान्य नागरिक के हित में होता है. हर निर्णय समाज के हर क्षेत्र के लोगों के, जनता के जीवन में बदलाव लाने के लिए होता है. और उनका जीवन कैसे बदले, यही हमने
सोचा और वही इस 2-2.25 साल में काम किया है। एक तरफ विकास किया है, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाओं को रखा है। विकास और कल्याण को जोड़ने का काम हम लोगों ने किया है। इसलिए आज राष्ट्रपति महोदय यहाँ उपस्थित है। इसलिए हमारी सरकार ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो निर्णय लिए हैं, उनमें से कुछ निर्णय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उदाहरण के तौर पर पूरे देश में आज जिसकी चर्चा है वो मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना। हमारी छोटी बहन उधर बैठी है। मेरी सभी बहनों को सक्षम करने के लिए उनके बैंक अकाउंट में हर माह 1,500 रुपया, सालाना 18,000 रुपया जमा करना हमने शुरू कर दिया है। हमने जब कहा था कि रक्षाबंधन के पहले ये आपके खाते में पैसे जाएंगे, तो रक्षाबंधन से 6 दिन पहले उनके खाते में पैसे जमा होने शुरू हो गए। मेरी सभी बहनों को सक्षम करने के लिए उनके खाते में शुरू हो गए। इस स्कीम में 2,30,00,000 बहनों ने रजिस्ट्रेशन किया है और अब तक लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा बहनों को बेनिफिट भी मिल गया है। हमने गए साल लेक लाड़की स्कीम के द्वारा सभी दुर्बल गरीब घर की लड़कियों को लखपति बनाने की योजना भी हमने शुरू कर दी है। और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में पिता के नाम के पहले माता का नाम दर्ज करने का भी निर्णय हमने लिया है। दुर्बल और गरीब लड़कियों को फ्री प्रोफेशनल एजुकेशन, जिसको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वकील बनना, आर्किटेक्ट बनना, जिसको जो भी बनना है, पहले आधा 50% सरकार उसकी फीस भर रहे थे। लेकिन एक लड़की ने आत्महत्या करने के बाद हमने कहा सरकार किस काम की है, और पूरी फीस भरने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। उच्च शिक्षण जो भी हमारी लड़की ले सकती है, और गरीब घरों में हर साल मुफ्त में 3 गैस सिलेंडर देने की भी योजना हमने शुरू कर दी है। महिलाओं के बचत घरों को और भी शक्ति, ताकत और बल देकर प्रोत्साहित हम कर रहे हैं। और बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बाकी बसों में वगैरह एसटी में तो सहूलियत दी हुई है। मैं इतना ही कहूँगा, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, आपने यहाँ पर आकर हमें सभी लोगों को, ये विधायक है, हम मंत्री है, मुख्यमंत्री है, सभी लोगों को, महाराष्ट्र की जनता को उपकृत किया है। और इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं कि पहली बार हमारे विधान भवन में इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। इसलिए फिर एक बार हम सब लोग आपको धन्यवाद देना चाहता है और आपके मौलिक विचार सुनने के लिए हम आतुर है। यह स्वर्ण क्षण है ऐसा मैं मानता हूँ। और राष्ट्रपति जी, आपके भाषण से हमें सबको प्रेरणा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी और काम करने की ताकत मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सभी महिलाओं की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय राज्यपाल महोदय श्री CP राधाकृष्णन जी से कि वो मंच पर पधारे, डायस पर पधारें और अपने आशीर्वचन कहकर हमें अनुग्रहित करें। हम उनका स्वागत कर सकते हैं। I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. महाराष्ट्राच्या पुण्यभूमीला माझा नमन. Most respected Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, our dynamic Chief Minister, Honorable Sriman Eknath Shinde ji, Honorable Speaker of the Maharashtra Legislative Assembly, Advocate Rahul Narvekar, Honorable Deputy Chairperson of the Legislative Council, Dr. Neelam Gore, our young and dynamic Deputy Chief Minister, Sriman Devendra Fadnavis ji, our Honorable
experienced Deputy Chief Minister, Sriman Ajit Bhai Pawar ji, Honorable Minister of Parliamentary Affairs, Sriman Chandrakant Dada Patil ji, Honorable Deputy Speaker of Legislative Assembly, Sri Narhari Ji Rual ji, leaders of the opposition of the Legislative Council, Sri Ambadas Danve ji, our distinguished members of both houses, dear invitees, my friends from electronic and print media, Namaskar. It is a great day today, it is a historical day, and it gives me great pleasure that our Honorable President of India is joining with all of us to add another history in the historical day as we celebrate the completion of a glorious century by the Maharashtra Legislative Council. Maharashtra is the land of Bhakti, Sakti and Pragati. Saints like Sant Naneshwar and Sant Tukaram are among our greatest icons. The real word Swaraj, known to the whole India only because of one single king, that is Chhatrapati Shivaji Maharaj. As every Indian, I also feel when the statue of great Chhatrapati Shivaji Maharaj fell down. But it is only the statue fell down. Shivaji Maharaj will be living in the hearts of every Indian throughout his life. As long as an Indian is living in this country, his last beating is there in the heart. Shivaji Maharaj will be there in the hearts of every Indian. And Maharashtra is a great land, contributed to the modern India in a big way. The contribution of our great Ambedkar ji is the Constitution of India. That is the only reason today the Indian democracy is so strong than any other democracy in the world. Among the various state legislators in the country, Maharashtra Assembly and Council stand out their path-breaking legislations. Maharashtra is a leader. Why Maharashtra is a leader? The most famous law being adopted in Maharashtra became the guiding factor for the entire country later. That's why the Maharashtra Legislative Assembly and the Council is the leaders of democracy in the country. The revolutionary employment guarantee scheme was conceived and unveiled in Maharashtra way back in the 1970s. Today it becomes Manrega. Then it has been adopted at the national level. The beauty of the EGS was that it was supported by both the opposition and the ruling bench on that day, which also suggested that the funding for the scheme should be raised through the nominal cess. And this is the unique example in the democratic history as both sides of the House join hands to provide succor to the needy millions in the face of an unprecedented drought situation. That is the leading light of the exemplary parliament actions, that is in the Vidhan Sabha and Vidhan Council, both has been done. Former President Srimati Pratibha Patil was the member of this August House. The first Speaker of the Lok Sabha, late Sri G.V. Mavlankar, had been the Speaker of this Assembly. A great stalwarts like O.P. Chavan, Shivraj Patil, Sharad Pawar, Manohar Joshi
and many others were the members of this legislature, covering personality like Vasantrao Naik, V.S. Bahe, Vasantdada Patil, S.P. Chavan, Sribat Amrut Danke, S.M. Joshi, Nana Saheb Gore, Ganpatrao Deshmukh, Mrunal Gore, Ahilya Ranganekar also had graced the floor of this Maharashtra legislature with their outstanding contributions. The legislature remained focused on dispensing justice to the downtrodden and deprived and the aspiring sections of our population. Maharashtra is known for its social and political amity. The differences on party policies and programs never hindered the personal relationship. I still remember I got a phone call from the Deputy CM of former Deputy CM Gopinath Munde when I was the president of the party in Tamil Nadu. He told me he is coming to Chennai. Then I told him, okay sir, I will receive you at the airport. To my surprise, that has never happened in Tamil Nadu, so it was a very surprise to me to see the Vilas Deshmukh, Joshi ji coming and Munde ji coming, all the Congress leaders also coming together in the same flight. Special flight, they have come, all the leaders belonging to various political parties came together and they were with in the Apollo hospital for a long time. About 2, 3, 4 hours they have spent. They took the lunch together, and that is the greatness of the political personalities of Maharashtra. Okay, elections you have to fight. That is different. Once the elections is over, the relationship should never get strained because of elections. That greatness has been followed by the Maharashtra political leaders, that even today, I want that should be continued, because after the elections, we want the development, nothing else. This is the reason legislators from other parts of the country look up to Maharashtra to draw inspiration and to seek guidance. The provisions of reservations for women in local bodies was first made in Maharashtra again. Maharashtra is leading the nation. It is now enshrined in our national enactments. Maharashtra is striving to become a $1 trillion economy. Without Maharashtra's contribution, the dream of our great leader, the Prime Minister Narendra Modi's dream of making India a $5 trillion economy will be never possible. So we have to work together to make Maharashtra stronger, to make India stronger. There are 6 states which have legislative council. Maharashtra state legislature is planning to invite the presiding officers of the legislative councils from Uttar Pradesh, Bihar, Telangana, Andhra Pradesh and Karnataka to participate in these centenary celebrations. I am glad that the legislature has brought out excellent publications to commemorate the event. I congratulate the best parliamentarians and all of you. And once again, I congratulate the Maharashtra Legislative Council on the momentous occasion of its centenary celebration and wish you all a very happy Ganesh Utsav. Dhanyavad. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Maharashtra. Thank you so much, sir. Thanks a lot. अब समाप्ति होती है हमारे इंतज़ार की, क्योंकि हम बहुत देर से सुनना चाहते हैं उन्हें, जो हमारे माननीय राष्ट्रपति हैं। मैं अनुरोध करूंगी माननीय राष्ट्रपति महोदया आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी से कि वह पहुंचे डायस पर और अपने आशीर्वचन प्रस्तुत कर हम सभी को अनुग्रहित करें। हमारी तालियों की जोरदार गूंज के साथ हम स्वागत करेंगे माननीय राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का।
महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी वर्ष समारोह में उपस्थित राज्य के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी एवं श्री अजित पवार जी, अध्यक्ष विधानसभा श्री राहुल नार्वेकर जी, उपसभापति विधान परिषद डॉक्टर नीलम गारे जी, महाराष्ट्र सरकार में संसदीय कार्य मंत्री श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, डेप्यूटी स्पीकर विधानसभा श्री नरहरि सीताराम जिरवाल जी, महाराष्ट्र विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष श्री ओंबादास दानवे जी, विधान परिषद के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यगण, विधान के सभा के सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत बधाई और नमस्कार। अब मैं ये अनुरोध करती हूँ कि आप सब इस पावन धरा पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार करें। बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। हमारे संविधान के हस्तलिखित मूल पाठ के 15वें भाग में छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र सुशोभित है और चित्र हमारे संविधान निर्माताओं के हृदय में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति गहरे सम्मान का परिचय देता है। इसीलिए संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े इस समारोह के आरंभ में हम सभी छत्रपति शिवाजी महाराज की विशेष नमन करते हैं। इस अवसर पर हम सब समाज निर्माता तथा राष्ट्र गौरव की उन सभी धाराओं से जुड़ रहे हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज से होते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले, वासुदेव बलवंत फड़के, महर्षि कर्वे, साहूजी महाराज, लोकमान्य बाबा बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, विनायक दामोदर सावरकर और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे अनेक महान विभूतियों तक प्रवाहित होती रही है। आज का ये शताब्दी समारोह हम सब के लिए गौरव का अवसर है। इस समारोह के सभी आयोजकों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। महाराष्ट्र के सभी निवासियों के लिए मैं विशेष बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध कवि श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर की भावनाओं को आप सबके प्रमुख प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूंगी। बहुत असत सुंदर संपन्न की महाप्रिय ओमुचा एक महाराष्ट्र देश है। देवियों और स्वजनों, इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का वर्जन नहीं है। हमारी इतिहास दृष्टि हमारे वर्तमान और भविष्य का प्रस्तावित करती है। भारत केंद्रित इतिहास दृष्टि के अनुसार बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के गठन की ऐतिहासिक घटना हमारे महान स्वाधीनता सेनानियों के प्रयासों का परिणाम है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट चलाया, जिसके कारण भारत की जनता में स्वशासन के मांग ने जोर पकड़ लिया। उन उमड़ती हुई जनभावना को देखते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त 1917 में ये घोषणा की गई है कि भारत में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लक्ष्य को चरणबद्ध तरीके से हासिल किया जाएगा। शासन के हर आयाम में भारतवासियों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी और साथ ही भारतीयों द्वारा स्वशासन हेतु संसाधनों को विकसित किया जाएगा। इस घोषणा के अनुरूप मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स प्रस्तुत किए गए। उन रिफॉर्म्स को कानूनी रूप देते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को पारित किया गया।
वो एक्ट वर्ष 1921 में प्रभावी हुई। भारत के अन्य क्षेत्र सहित बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की स्थापना की गई तथा बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन हुआ। वर्ष 1960 में महाराष्ट्र के पुनर्गठन के बाद इस काउंसिल के भौगोलिक कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हुआ तथा इसका नाम महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल रखा गया है। इस प्रकार आरंभ से लेकर आज तक इस काउंसिल ने 103 वर्ष तक यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति दी है और रेस्पॉन्सिव अपर चैम्बर की भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं सभी वर्तमान और पूर्ववर्ती सदस्यों के योगदान की सराहना करती हूँ। अपने असाधारण योगदान के लिए आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वर्ष 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के पारित होने से लेकर वर्ष 1921 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के गठन तक की अवधि में हमारा स्वाधीनता संग्राम एक नए दौर में पहुंच गए हैं। अप्रैल 1919 में जालियांवाला में हुई नरसंहार के बाद पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की लहर दौड़ गई थी। वर्ष 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत भ्रमण का बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया गया, जिसमें मुंबई के लोगों ने असाधारण सक्रियता का परिचय दिया था। आप सबका ये महानगर स्वाधीनता सेनानियों का गढ़ रहा है। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अनेक गौरवशाली अध्याय यही शुरू हुई थी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अनेक देश प्रेमियों का ये विचार था कि तत्कालीन ब्रिटिश शासन व्यवस्था में भागीदारी करके भी देश हित को बढ़ावा दिया जा सकता है। अनेक देश प्रेमी लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अनेक भारतीय सदस्यों ने विभिन्न अवसरों पर देशवासियों का पक्ष लेते हुए ब्रिटिश सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए कई विधेयकों का प्रखर विरोध किया है। बाबा साहेब आम्बेडकर बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे थे। भारतीय पुराणी को समझने और दिशा देने में उनके जैसा व्यक्तित्व इतिहास में दुर्लभ है। उनकी सदस्यता और मार्गदर्शन से लाभान्वित होगा इस काउंसिल का सौभाग्य रहा है। वस्तुतः तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लेजिस्लेटिव काउंसिल की परंपरा वर्ष 1862 से ही शुरू हो गई थी। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, सर फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे अनेक महापुरुषों ने समय समय पर बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल की शोभा बढ़ाई है। मैं उनको नमन करती हूँ। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल ने स्वस्थ वाद विवाद और संवाद की परंपरा को स्थापित करके लोकतांत्रिक मूल्यों को शक्ति दी है। साथ ही काउंसिल के सदस्यों ने जल कल्याण के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया है। इस परिषद के पूर्व सभापति बी.स. पागे ने एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की परिकल्पना की थी। उस स्कीम जैसी व्यवस्था बाद में मनरेगा के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया है। संसद में राज्यसभा तथा जिन विधान मंडलों में 2 सदन है, वहाँ विधान परिषद को हाउस ऑफ द एल्डर कहा जाता है। इन सदनों ने न्यूनतम आयु सीमा अधिक होने के साथ साथ प्रायः एल्डर हाउसेस में अधिक अनुभवी सदस्यों का प्रतिनिधित्व देखा जाता है, लेकिन उसका दौर शायद अभी अस्तित्व नहीं रहा। अभी कम वयस के लोग भी राज्यसभा जैसे या विधान काउंसिल जैसे सभा में आते हैं और देश को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं।
ऐसे एल्डर्स ने अनेक अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं तथा संसदीय प्राणी एवं विधायिका की कार्य संस्कृति को समृद्ध बनाया है। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल इस परंपरा को और अधिक शक्ति प्रदान करेगी। देवियों और स्वजनों, इस समारोह में जिस पुस्तक का विमोचन किया गया है वो अपर चैम्बर के महत्व के साथ साथ यहाँ की विधान परिषद के इतिहास पर भी प्रकाश डालती है। मुझे बताया गया है कि इस पुस्तक में एक अध्याय इस विधान परिषद की पहली महिला उपसभापति सुश्री जेठी तुलसीदास सिपाही मलानी को समर्पित है। ये महिलाओं के योगदान को सम्मानित करने तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय योगदान है। इसके लिए मैं इस पुस्तक से जुड़े सभी लोगों की सराहना करती हूँ। ये विशेष प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान उपसभापति डॉक्टर नीलम गार्हे जी इस परिषद में महिलाओं के विशिष्ट योगदान की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। ये तथ्य भी उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र की वर्तमान मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक दोनों ही महिलाएं हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत सारे, मुझे लगता है यहाँ 30 या 40% महिलाएं बैठी है, इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरे पहले यहाँ के मुख्यमंत्री ने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं हम लोगों के सामने उल्लेख की। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि भारत के आधा आबादी महिलाएं हैं। महिलाओं के विकास बिना, महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक या शैक्षणिक विकास बिना देश का विकास शायद जितना होना चाहिए ऐसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस दिशा में आगे बढ़ना, उनको सहयोग करना, शायद अभी हम सहयोग कर रहे हैं, आगे चल के खुद अपने आप के चलेंगे, दौड़ेंगे और उड़ेंगे और देश के सेवा में आगे बढ़ेंगे। ये वीर माता जीजाबाई भोसले की धरती है। महिलाओं द्वारा महाराष्ट्र के सामाजिक उत्थान को दिशा देने के ऐतिहासिक परंपरा में सावित्रीबाई फुले का वंदनीय स्थान है। उन्होंने बालिकाओं और वंचितों की शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास रचा है। महाराष्ट्र की ऐसी अनेक महान महिलाओं की स्मृति को मैं नमन करती हूँ। ये उल्लेखनीय है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव भी महाराष्ट्र की ही श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की बेटियां राज्य और देश का गौरव निरंतर बढ़ाती रहेगी। महिलाओं को देखने की दृष्टि, समझने की दृष्टि कहीं कहीं थोड़ा कम दिखाई देता है। उसको सुधारने का, उसको समझने का, संशोधन करने का हम सबका कर्तव्य है, हम सबका दायित्व है, रेस्पॉन्सिबल है। उनके चिंताधारा को बदलने का दायित्व है। मुझे लगता है आगे चलकर जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ हम सुन रहे हैं, महिलाएं जो कुछ झेल रहे हैं, आगे चलकर शायद ये नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं अभी हम आज़ादी के 75 साल या अमृत काल मना रहे हैं और कुछ साल के बाद हम सेंटेनरी मनाएंगे। मुझे लगता है सेंटेनरी तो, क्योंकि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहला जाता है। हम सब जानते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने के नाते देश विदेश में लोग भारत को नमन करते हैं, भारत को फॉलो करते हैं।
लेकिन हम भी ऐसे लगे कोई छोटे बच्चे जो माँ की गदी में बैठी थी है या माँ की अंगूठी पकड़कर चलती है, उनको लगता है किसी का खराब दृष्टि मेरे ऊपर नहीं रहेगा, कोई भी साहस नहीं करेगा कि माँ के होते हुए मुझे कोई ये वाला दृष्टि से देखे। ये सोच सबको होना चाहिए। 100 साल सेंटनरी शायद हम लोगों को वही आज़ादी दिलाएगा, वही सोच दिलाएगा। इसी के हिसाब से हम सबको काम करना होगा, हम सबको दायित्व लेना होगा। देवी और स्वजनों, महाराष्ट्र पूरे देश के सम्मुख सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्कृष्टों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्टेट जीडीपी की दृष्टि से महाराष्ट्र का देश में प्रथम स्थान है। इसीलिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सराहना करती हूँ। इसके लिए विधानमंडल के सभी सदस्यों, राज्य सरकार की पूरी टीम और राज्यों के सभी निवासी बधाई के पात्र हैं। मैं आशा करती हूँ कि महाराष्ट्र की विकास यात्रा अनवरत तेज गति के साथ आगे बढ़ती रहेगी। मैं राज्य के सभी निवासियों की स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ और सबको गणेश चतुर्थी के पावन पर्व को अग्रिम बधाई देती हूँ। अंत में विख्यात कवि राजा बढ़े द्वारा रचित और महाराष्ट्र द्वारा राज्य गीत के रूप में अपनाया गए काव्य की पहली पंक्ति मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी। जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा। जय हिंद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। हम सभी की ओर से एक बार फिर से पुनः आभार रूपक हम इन्हें तालियों की गूंज दे सकते हैं हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के लिए। आज के इस कार्यक्रम में कार्यरत प्रत्येक समर्पण के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अब हम चलते हैं हमारे जीवन के अनमोल 52 सेकंड देकर अपनी मातृभूमि के लिए राष्ट्रगान की ओर। जय मातरम, मातरम, जय महाराष्ट्र। मंच के अनुमति के साथ आज की यह सभा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि श्री नीलेश मदाने सर आपको कुछ सूचना देना चाहते हैं। मैं श्री नीलेश मदाने सर से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए, डाइस पर आकर सूचना प्रदान करें।